वो एक्स को हटा देता है, वाई को ले आता है। पर उसने एक्स को क्यों हटाया और वाई को क्यों लाया, इसके बारे में स्पष्टता उसके मन में है क्या? उसके बारे में स्पष्टता उसके मन में नहीं है। दूसरा यह है कि निर्णायक होने के लिए निर्णय करने वाले के पास पर्याप्त जानकारियां चाहिए, और यदि उसका निर्णय लागू नहीं होता है तो उसमें उसको तंत्र को बदलने की इच्छा और कर्म शक्ति चाहिए। आज यदि मतदाता सोचता है कि मैं निर्णायक नहीं हूं, तो वे कौन से निर्णय हैं जिन निर्णयों को वो लागू नहीं कर पाता है? वे कौन से निर्णय है जिसके निर्णय में कौन व्यक्ति बाधा है या कहां व्यवस्था बाधा है? इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर लोकमत में लोक मतदाता यह अपने मनोनुकूल निर्णय कर पाएगा। आज की स्थिति यह है कि मतदाता उतना ही निर्णायक है जितना निर्णय वो ले पाता है, और आज उसके निर्णय करने की क्षमता बहुत छोटी है, उसकी जानकारियां बहुत छोटी है, उसकी जानकारियों पर इच्छाएं हावी हो रही है। जानकारियों पर इच्छाएं हावी नहीं होनी चाहिए, इच्छाओं पर जानकारियां हावी होनी चाहिए। और इसलिए लोकमत परिष्कार का जो काम हमारे यहाँ शताब्दियों से चलता आया है, आज भी उस काम का हमारे समाज पर असर है। हमें इस धारा को और ताकतवर बनाकर आगे बढ़ाना होगा, और मतदाता की निर्णायकता ये सेकेंडरी चीज है, मतदाता की निर्णय क्षमता ये प्राइमरी चीज है। यदि वह निर्णय क्षम होगा तो निर्णायक होगा ही, यदि वो निर्णय क्षम नहीं होगा तो निर्णायक नहीं होगा। पर निर्णायक वो है अपने निर्णय के हिसाब से। हमने देखा है समय समय पर हमारे मतदाता ने जबरदस्त निर्णय किए हैं। आपातकाल का निरसन मतदाताओं ने किया है, राम मंदिर का निर्माण मतदाताओं ने किया है, कश्मीर में 370 हट गई, ये मतदाताओं का परिणाम है। तो मतदाता निर्णायक है, पर उतना ही निर्णायक है जितना वो अपने निर्णय की स्पष्टता में रहता है। जहां वो खुद ही निर्णयों में अस्पष्ट है, वहां निर्णायक क्या करेगा? इसलिए आज आप देखिए कि धारा 370 हटी, 70 साल लगे। क्यों लगे? क्योंकि मतदाता के मस्तिष्क में इस मुद्दे को स्थापित करने के लिए बहुत से लोगों ने 70 साल प्रयत्न किया, और जिन्होंने इस मुद्दे को भ्रमित किया था उनके द्वारा फैलाए गए जाल को काटने में लोगों को टाइम लगा, और अंततः स्थिति ऐसी आई कि मतदाता निर्णायक सिद्ध हुआ, राम मंदिर का फैसला भी हुआ, 370 भी हटा, इस प्रकार के और फैसले भी हो रहे हैं। इसलिए मतदाता निर्णायक नहीं है यह कहना गलत है। मतदाता निर्णायक है, लेकिन मतदाता की निर्णय क्षमता क्या है? मतदाता की निर्णय क्षमता जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही उसकी निर्णायकता बढ़ती जाएगी। उसके निर्णय में जितना संभ्रम बना रहेगा उतने ही उसकी निर्णायकता में संभ्रम बना रहेगा। ज्योतिर्मय जी की हो गया विषय? मंजू जी का फोन आया था, उनके यहाँ कुछ आंधी वगैरह आ गई है तो जुड़ी थी, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गई है। उनको वीडियो भेज दिया जाएगा इसका। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न भाई साहब शशांक पांडे जी के 3 प्रश्न हैं। मैं पहला प्रश्न उनका लेता हूं। भारत की पंचायत व्यवस्था में निर्णय का आधार बहुमत नहीं अपितु सर्वसहमति है, ऐसा आदरणीय महेश जी ने बताया। क्या इतने विशाल लोकतंत्र में भी व्यापक रूप से समस्याओं के निवारण के लिए सर्वसहमति बनाना संभव है, और इस दिशा में विपक्ष की क्या नैतिक जिम्मेदारी है? ये उनका पहला प्रश्न है आदरणीय भाई साहब। ठीक है, शशांक जी ठीक कह रहे हैं कि केंद्रीकृत व्यवस्थाओं में सर्वसम्मति और कंसेंसस
यह बहुत मुश्किल होता है, यह संभव नहीं होता। और इसलिए व्यवस्था को विकेंद्रीकृत होना चाहिए। हर निर्णय दिल्ली करेगी, हर निर्णय राजधानी में होगा, तो ये दिक्कत आएगी। इसलिए जितनी व्यवस्था विकेंद्रित होगी उतनी ही निर्णयों में कंसेंसस, सर्वानुमति, सर्वसहमति कभी भी संभव नहीं होती है। सर्वानुमति होती है, जो असहमत है वह भी देता है अनुमति कि ठीक है, मैं सबको सहमत नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं अकेला क्यों अलग बैठूंगा, तो इसलिए मैं भी इसके साथ हूं। ये सर्वानुमति होती है, जिसको अंग्रेजी में कंसेंसस कहते हैं। तो कंसेंसस के निर्माण में इकाई का छोटी होना जरूरी है, बड़ी इकाइयों में यह नहीं हो सकता। और इसलिए हमारे सामान्य जीवन की अधिकतम बातें पंचायतों द्वारा निर्णित होनी चाहिए। पंचायत छोटी इकाई होती है, वहां संभावना अधिक रहती है। लेकिन आज यदि आप पंचायत को अधिकार दे भी दें तो क्या समाप्ति हो जाएगी? आज नहीं होगी। उसका कारण है कि पिछले 70 साल में जिस प्रकार की दलवादिता को हमने अपने गांव में अनुसूचित कर दिया है, उस दलवादिता का तो मंतव्य यह है कि सर्वानुमति नहीं बनने देना है। मैं बीजेपी का हूं तो कांग्रेस वाले की बात नहीं ही मानना है, मैं कांग्रेस वाला हूं तो बीजेपी की बात को नहीं ही मानना है। तो हमारा दलवाद विवाद के अधिष्ठान पर खड़ा है। विवाद पर खड़े अधिष्ठान के दलवादी वातावरण में सर्वानुमति बनाना यह कठिन काम है, मुश्किल काम है। इसलिए हमें अपने समाज के मानस को दलवाद से मुक्त करना होगा। दल होना बुरी बात नहीं है, दलवाद बुरी बात है। अर्थात मेरे विचार आपसे भिन्न है, यह बुरी बात नहीं है, पर मैं विचार के स्थान पर आप पर अविश्वास करता हूं, मतभेद नहीं मनभेद बनाता हूं। तो जहां मतभेद है वहां सर्वानुमति हो सकती है, पर जहां मनभेद है वहां सर्वानुमति नहीं हो सकती। क्योंकि जो आपका विरोध कर रहा है वो आपके विचार का विरोध नहीं कर रहा है, वो आपका विरोध कर रहा है। और इसलिए इस प्रकार की सामाजिकता का विकास करना, जो सर्वानुमति के प्रयत्न को मन से चाहती है, जो मन से चाहती है कि भाई हमारी सर्वानुमति होनी चाहिए। जब आप मन से ये चाहते हैं कि नहीं उसको पटकनी मारनी है, मेरे को आगे करना है, तो सर्वानुमति कैसे होगी? और इसलिए समाज का अभ्यंतर दुरुस्त होना यह जरूरी होता है। और यह करेंगे यदि हमारी इकाइयां विकेंद्रीकृत होगी तो सर्वानुमति की संभावनाएं बढ़ेंगी। जितने हम केंद्रीकृत होंगे उतने विवाद बढ़ेंगे। वेस्टर्न डेमोक्रेसी से जो हमने दलवाद लाया है, उस दलवाद का यदि हमने भारतीयकरण नहीं किया तो सर्वानुमति नहीं हो सकती। हमें दलवाद से हटकर सिद्धांतवादी होना चाहिए, विचारवादी होना चाहिए। दलवाद सिद्धांत और विचार से हटकर के आपसे सामूहिक या व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करने लगता है। और इसलिए यदि हम अपनी लोक संस्कृति उसको ठीक से नियमित कर सकते हैं तो फिर समाज की वैसी स्थिति हो सकती है। इसलिए ये जरूर समझे कि आपने आज कोई संविधान में पंचायत ला दी और कल से पंचायत सर्वानुमति शुरू हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी प्रक्रिया लगेगी। इसलिए व्यवस्थातः विकेंद्रीकरण इसकी जरूरत है और समाज के वातावरण में संस्कार इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत जितनी मात्रा में पूरी हम करेंगे उतनी मात्रा में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष
सत्ता पक्ष और विपक्ष की अवधारणा ही वेस्टर्न है। यह जो बाइबल में गॉड और शैतान है उसका ही रिफ्लेक्शन है। इसलिए आज जो हमने लोकतंत्र स्वीकार किया हुआ है, यदि इसको ऐसा ही रहना है और इसमें ही हमको चलना है, तो विपक्ष की भूमिका के बारे में हम कितनी भी अच्छी बात करें, इसमें कठिनाइयां रहने ही वाली है। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आखिर तो देश के हैं, अपने देश के हैं, अपने समाज के हैं। दलों में हम एक ही समाज के लोग हैं, हम एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, यह बोध रहेगा तो विपक्ष में कोई भी हो, सत्ता पक्ष में कोई भी हो, वह उचित व्यवहार करेगा। क्योंकि वास्तव में न तो सत्ता पक्ष परमानेंट है न विपक्ष परमानेंट है। जो आज सत्ता पक्ष में है वो कल विपक्ष में आ जाएगा, जो आज सत्ता पक्ष में केंद्र में है वो प्रदेशों में विपक्ष में है। इसलिए कोई एब्सोल्यूट विपक्ष नहीं है हमारे यहाँ और कोई एब्सोल्यूट सत्ता पक्ष नहीं है, वस्तुतः दल है। तो दलों की आचार संहिता होनी चाहिए। दीनदयाल जी इसकी बहुत मांग करते थे। उन्होंने आग्रह किया था कि हमें एक दलों के आचार संहिता के लिए राष्ट्रीय परिषद का निर्माण करना चाहिए और वहां दल इकट्ठा होकर, क्योंकि कानून की जरूरत नहीं है, दल स्वयं अपने लिए आचार संहिता का निर्माण करे और फिर दलों के जो कार्यकर्ता हैं, दलों के जो नेता हैं, दलों के जो लोग हैं, वो अपने नेताओं पर दबाव बना के रखे कि हम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए दलों की दुरुस्ती की जरूरत है। पक्ष विपक्ष तो दलों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। शशांक जी, दूसरा क्या है? हाँ, दूसरा प्रश्न मैं लेता हूँ। विश्वविद्यालयों में विचारधारा आधारित हिंसा में काफी वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थिति